तो क्या नार्को टेस्ट से सुलझेगा श्रद्धा मर्डर केस का राज? आज का दिन श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिहाज से बहुत ही अहम दिन साबित हो सकता है। आज ही वो दिन है जब आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाना है। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस उन सवालों के जवाब जानना चाहेगी जो अब तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। आफताब ने कई बातें कबूल तो की हैं, लेकिन उन बातों में सच्चाई कितनी है, ये नार्को के जरिए पता करने की कोशिश की जाएगी। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट होना है और इसके जरिए पुलिस को कई अहम जानकारियां आज मिल सकती हैं। ये टेस्ट आज ही संभव है। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट आज ही हो सकता है और पुलिस ने इसके लिए बाकायदा 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार कर रखी है। इस नार्को टेस्ट के दौरान ये सवाल आफताब से पूछे जाएंगे। तो नार्को टेस्ट को लेकर पिछले कई दिनों से ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आफताब ने पुलिस के सामने बातें कबूल नहीं की हैं। आफताब ने कई बातें कबूल की हैं, कई सच बताए हैं, लेकिन पुलिस समझना चाहती है कि जो बातें आफताब कह रहा है उनमें सच्चाई कितनी है, और इसी के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा इजाजत ली गई है और जब इजाजत मिल गई तब अब बारी है नार्को टेस्ट की। शव के कई टुकड़े बरामद तो किए गए हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि जो टुकड़े, जो हड्डियां बरामद की गई हैं वो श्रद्धा की ही है या नहीं। इसके लिए डीएनए सैंपल मैच होगा। जब तक वो मैच नहीं हो जाता तब तक साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली से प्रमोद मेरे साथ है और मुंबई से येशा कोटक मेरे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले प्रमोद, नार्को टेस्ट को लेकर तैयारी कितनी है? आज बताया जा रहा है कि आज संभव है ये टेस्ट। कोई पुख्ता जानकारी है कि आज ही ये टेस्ट होगा, और अगर होगा तो क्या वो समय होगा जब ये टेस्ट होने वाला है? देखिए विशाल, बिल्कुल नार्को टेस्ट की आज प्रक्रिया ज़रूर शुरू हो सकती है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आज ही नार्को टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नार्को टेस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर होता है। उसमें करीब 2 से 3 हफ्तों का वक्त लगता है। हाँ, आज जो है वो पुलिस जो है उसको लेकर अंबेडकर हॉस्पिटल जा सकती है। उससे पहले उसका पूरा बॉडी चेकअप होगा, तमाम जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट सबसे आखिर में होता है, उससे पहले काफ़ी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। उसकी शुरुआत आज कर सकती है और जब रिमांड ख़त्म होने के बाद पुलिस कोर्ट को ये बता सकती है, क्योंकि कोर्ट ने 5 दिन का वक्त दिया था नार्को कराने के लिए, कि उन्होंने जो है नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये टेस्ट उसके जो आफताब के जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद भी पुलिस करवा सकती है। तो आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या यूँ कह सकते हैं नार्को टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। लेकिन आज ही के दिन में नार्को टेस्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा, ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात करी है एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा से, उन्होंने पूरे जो नार्को टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो बताया और इसमें काफ़ी वक्त लगता है। एफएसएल के ही जो एक ऑपरेशन थिएटर की तरह एक जो है आइसोलेटेड जगह जो अंबेडकर हॉस्पिटल में बनाया गया है, यानी एफएसएल के पास जो है नार्को टेस्ट करने की अब सुविधा है और वो अंबेडकर हॉस्पिटल में ही करती है। डॉक्टरों की निगरानी में किया जाता है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी निगरानी में किया जाता है और ये देखा जाता है, उससे पहले काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं कि जो भी जो केमिकल है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो उससे कोई उसको रिएक्शन तो नहीं होगा, उसकी पल्स रेट तो नहीं बढ़ेंगी। तो उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं, जो ब्रेन मैपिंग होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट करने के बाद नार्को पे जाया जाता है, जब सेमी कॉन्शियस कंडीशन में जो है जो सस्पेक्ट को डाल दिया जाता है और उससे सवालों की जो लिस्ट है किस तरह से नार्को होता है और कैसे इसकी प्रक्रिया आज शुरू हो सकती है, यह प्रमोद जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा जो हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। नशे की लत, अपनी नशे की आदत को पूरा करने के लिए आफताब ने श्रद्धा से पैसे भी उधार लिए थे। यह जानकारी भी अब सामने आई। श्रद्धा की मां की मौत के बाद उसे नॉमिनी के तौर पर जो रकम श्रद्धा को मिली थी उस पर आफताब ने कब्जा जमा लिया था। श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा भी होता था, लेकिन वो श्रद्धा का उधार वापस नहीं कर रहा था, यानी कि पैसे का भी एंगल है। इस मर्डर केस में अब पैसे का भी एंगल सामने आ रहा है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद नॉमिनी के तौर पर श्रद्धा को जो पैसे मिले थे उन पैसे पर आफताब ने कब्जा कर लिया था। उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए करता था। श्रद्धा जब उससे पैसे वापस मांगती थी तो आफताब पैसे देने से इनकार कर देता था।
और अब जो हम चर्चा कर रहे हैं नार्को टेस्ट की, तो नार्को टेस्ट के दौरान सवाल क्या पूछे जाएंगे, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है, वो लिस्ट क्या है, जरा वो सवाल भी आपको बताते हैं। क्या आप श्रद्धा को जानते हैं? श्रद्धा से मुलाकात कहां पर हुई? श्रद्धा को कैसे जानते हैं? क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर आना जाना था? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट के दौरान पूछ सकती है। क्या श्रद्धा के घर वाले आप दोनों के रिश्ते से खुश थे? मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ क्या मारपीट की थी? मर्डर को लेकर सवाल क्या हो सकते हैं? तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की? यह सवाल आफ्ताब से पूछा जा सकता है, जो सबसे अहम सवाल है। प्रमोद, जिन सवालों की लिस्ट तैयार है उनमें सबसे अहम सवाल कौन से हैं? ऐसा नहीं है कि आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस के सामने कबूल नहीं किया, कई बातें उसने कबूल की हैं। इसके बावजूद नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पुलिस को शक है कि जो बात आफ्ताब कह रहा है उसमें सच्चाई नहीं है? बिल्कुल, जब भी नार्को टेस्ट होगा तो उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है। उन सवालों को जो एक्सपर्ट हैं उनको सौंपा जाएगा और वो उनसे वो चीज़ें पूछेंगी जिसके जवाब पुलिस को लग रहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं दे रहा था। उसके बारे में जो श्रद्धा की हत्या करने के बाद के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहती है कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या ऐसा श्रद्धा ने बोला था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, और हत्या करने के बाद दिमाग में क्या आया था, कैसे एक दिन बॉडी को बाथरूम में रखा था और उसके बाद प्लानिंग करने के बाद बॉडी को किस किस डायरेक्शन में लेके गए थे, क्या पैदल ही गए थे या कोई कैब वगैरह बुक करी थी। तो वो तमाम सवाल है जो कि पुलिस को लग रहा है कि अभी तक वो गुमराह कर रहा है, क्योंकि आफ्ताब पुलिस की जांच में ये बता रहा है कि जब हत्या की गई थी तो उसे सिर्फ दिल्ली में आए हुए 10 ही दिन हुए थे और उसके बाद वो दिल्ली की ज़्यादातर जगहों को जानता नहीं था और रास्तों को जानता नहीं था। वो रात को निकलता था तो पता नहीं है कि वो रास्ता किधर जाता था, वहाँ पे वो बॉडी के पार्ट को फेंक देता था और वापस आ जाता था। तो जगहों की जानकारी ना होना, जिनका जवाब नार्को टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की टीम जानना चाहेगी, लेकिन नार्को टेस्ट की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसे लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। प्रमोद इस बारे में हमें अपडेट देते रहेंगे। पुलिस की टीम श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों की तलाश में दिल्ली के मैदानगढ़ी तालाब भी पहुंची। पुलिस को आशंका है कि इस तालाब में आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्सों को फेंका था। जांच से पहले पुलिस ने तालाब के पानी को कम करने की कवायद भी शुरू की। इसके अलावा इस केस से जुड़े हुए 9 अहम किरदारों के बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिए। दिल्ली के मैदानगढ़ी का तालाब है। इस तालाब में दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को तलाश कर रही है, लेकिन तालाब का पानी दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती साबित हो सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस तालाब के पानी को कम कराने की कवायद में जुटी है। दरअसल आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उसके शव के एक एक हिस्से को अलग अलग ठिकानों पर फेंका है। दिल्ली पुलिस ने नगर निगम को तालाब का पानी कम करने को कहा है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सिर आफ्ताब ने मैदानगढ़ी के इसी तालाब में फेंका होगा। लिहाजा पुलिस अब तालाब में भी सर्च ऑपरेशन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये तालाब करीब 2 एकड़ में फैला है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक 9 ऐसे गवाह मिले हैं जो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें कुछ श्रद्धा के दोस्त हैं तो कुछ आफ्ताब के पड़ोसी और एक डॉक्टर भी है। 9 गवाहों के बयान दर्ज। गवाह नंबर 1 राहुल राय, श्रद्धा का दोस्त। श्रद्धा मर्डर केस में राहुल राय की गवाही बेहद अहम है, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा ने राहुल को ही ये जानकारी दी थी कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है और आफ्ताब उसे जान से मारने की कोशिश कर चुका है। गवाह नंबर 2 गॉडविन, श्रद्धा का मददगार। गॉडविन वो शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। मुंबई में जब आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और उसका गला दबाया था, तब श्रद्धा को चोट आई थी और वो घर से अपना इलाज कराने निकली थी। तभी गॉडविन ने श्रद्धा की मदद की थी और उसे अस्पताल लेकर गया था और गॉडविन ने ही श्रद्धा को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में मदद की थी। गवाह नंबर 3 लक्ष्मण नाडर, श्रद्धा का दोस्त। लक्ष्मण भी इस केस में अहम गवाह है, क्योंकि इनके मोबाइल में श्रद्धा के साथ हुई मारपीट की घटनाओं से जुड़ी चैट मिली है। गवाह नंबर 4 शिवानी महात्रे, श्रद्धा की दोस्त। आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्तों की सच्चाई बयां करने के लिए शिवानी महात्रे की गवाही भी बेहद अहम है।
शिवानी ने एक खुलासा किया है कि आफताब की करतूतों के बारे में श्रद्धा ने उसे भी जानकारी दी थी और आफताब श्रद्धा के रिश्ते की शुरुआत से ही मारपीट का दौर शुरू हुआ था। इन नामों के अलावा दिल्ली पुलिस ने 5 और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें श्रद्धा के पिता, उसके क्लासमेट और श्रद्धा के मैनेजर के नाम शामिल हैं। गवाह नंबर 5 रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। गवाह नंबर 6 करण बारी, श्रद्धा के मैनेजर। गवाह नंबर 7 विकास वालकर, श्रद्धा के पिता। वहीं पुलिस ने 2 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर ने श्रद्धा का इलाज किया था तो दूसरे ने आफताब का। गवाह नंबर 8 डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे, मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर। गवाह नंबर 9 डॉक्टर अनिल, ये वही डॉक्टर अनिल हैं जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। आफताब डॉक्टर अनिल के पास तब पहुंचा था जब उसके हाथ में चोट लग गई थी। माना जा रहा है कि जब आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर रहा था तब आफताब का भी हाथ कट गया था। तब उसने डॉक्टर अनिल कुमार से अपना इलाज करवाया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब दिल्ली से मुंबई लौटा था, दिल्ली से मुंबई गया था। मर्डर के बाद मुंबई में वसई के फ्लैट के सामान की शिफ्टिंग के लिए आफताब ने एक पैकर्स एंड मूवर्स की मदद भी ली थी और सामान को दिल्ली शिफ्ट भी करवाया था। इसके लिए उसने 20,000 रुपए की रकम चुकाई। पैकर्स एंड मूवर्स के बिल के मुताबिक आफताब जून के महीने में वसई आया था। येशा गोठक और जानकारी के साथ मुंबई से हैं। येशा, सामान के शिफ्टिंग को लेकर क्या जानकारी है? मर्डर के बाद दिल्ली से मुंबई आया था। जी, ये जो सामान है ये वही लोकेशन से है जहाँ पे आखिरी बार जो है श्रद्धा और आफताब साथ में रहते थे। वसई के एवरशाइन नगर में जो है ये फ्लैट था, लेकिन जिसके बाद क्योंकि दोनों दिल्ली मूव कर चुके थे, इसके बाद आफताब ने अपना कुछ सामान यहाँ से दिल्ली मूव करवाया था। यहाँ तक कि जो पैकर्स एंड मूवर्स है उनसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था और आफताब खुद उस समय मौजूद था। जिन्होंने जाके डिलीवरी ली थी उन्होंने ये भी कहा कि आफताब उस समय मौजूद था, उसने खुद सामान अपना वहाँ से दिल्ली मूव कराया था। और ये आखिरी लोकेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से आफताब और श्रद्धा दोनों साथ रह रहे थे, इसी के चलते दोनों ने 3 ऐसी अलग अलग जगह है जहाँ पे वो लोग रुके थे और ये आखिरी लोकेशन थी। इससे तो यही साबित होता है कि जहाँ उसका श्रद्धा का मर्डर कर दिया आफताब ने, उसके बाद ये सामान उसे दिल्ली इसलिए मूव किया ताकि वो हमेशा के लिए वहीं रह सके। दोनों ने, यानी श्रद्धा और आफताब ने अपने दोस्तों से ये कहा था कि वो लोग दिल्ली इसलिए जा रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ जाके कुछ कमाई कर सके, ज़्यादा पैसे कमा सके। इसके चलते दोनों दिल्ली जा रहे थे। लेकिन जब आफताब की बात करें तो ये उसका साफ इरादा हो सकता है कि उसने जो है सामान इसलिए मूव करा ताकि वो दिल्ली हमेशा के लिए जा सके। कल दिल्ली पुलिस ने ये जो पैकर्स एंड मूवर्स है उनसे भी पूछताछ की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि आफताब से उनका इंटरेक्शन क्या हुआ, क्या क्या सामान मूव कराया था और क्यों मूव करवाया था। क्योंकि इसमें यह भी एक एंगल आ जाता है जहाँ पे आफताब की जो परिवार है, आफताब का परिवार आखिरी बार वसई रहता था, लेकिन 20 दिन पहले जहाँ आखिरी बार आफताब मुंबई आया था तो उसने उसके परिवार को मीरा रोड शिफ्ट करवाया था। इसमें श्रद्धा के जो पिता है उनका ये कहना है कि शायद आफताब के परिवार को पता चल गया था कि आफताब ने श्रद्धा का खून किया है, इसीलिए वो वहाँ से मूव कर चुके हैं। आखिरी जो लोकेशन है आफताब के परिवार की वो उनके आस पड़ोस वालों या किसी को भी पता नहीं है, किसी को बताया नहीं गया कि वो वहाँ से मीरा रोड क्यों शिफ्ट कर रहे थे। अभी ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली पुलिस जो है ये कह रही है कि आफताब का परिवार अनट्रेसेबल है, इसलिए कल जो है मीरा रोड का जो आखिरी लोकेशन कहा जा रहा है आफताब की फैमिली का, वहाँ जाके उन्होंने ये भी कहा है कि आफताब के परिवार से जो है उन्हें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था कि ये समझ में आ सके कि आफताब इतने समय से जो श्रद्धा के साथ भले रह रहा था, लेकिन क्या उन्हें कुछ पता था कि श्रद्धा के साथ मारपीट होती है या श्रद्धा या उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है। यहाँ तक कि उनसे ये भी जानना है कि क्या आफताब ने उन्हें श्रद्धा का सच बताया था। ये सब जो सवाल है दिल्ली पुलिस आफताब के परिवार से करना चाहती है। उसके अलावा फिलहाल ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा का परिवार और आफताब का परिवार मिला था, लेकिन आफताब के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसके लिए जो है उन्हें ये कह दिया था कि वो वापस कभी ना आए। अभी जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि श्रद्धा और आफताब का जो ये रिलेशन था जहाँ पे मारपीट की बात लगातार सामने आ रही थी, उसमें ये भी बात सामने आई थी कि क्योंकि श्रद्धा ने अपने दोस्तों को ये बताया था कि आफताब उसे लगातार मारता रहता, तो 2020 में नवंबर के आसपास जो है श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी कराई थी आफताब के खिलाफ। उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होना था, लेकिन श्रद्धा ने गई थी, उसका स्टेटमेंट भी है। मैं आपके पास लौटूंगा, प्रमोद के पास चलेंगे। और प्रमोद, ये समझना जरूरी है, नार्को के अलावा एक और चीज जिसका इंतजार हो रहा है वो है डीएनए सैंपल मैचिंग का।
वो प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और उसका नतीजा कितना अहम होगा इस केस में? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो है पुलिस आफ्ताब को ले जाकर जो है एविडेंस वो ही कलेक्ट कर रही है, और उसके सारे जब रिमांड ख़त्म हो जाएगी और जितनी भी अभी सबूत जुटाए हैं, जितनी भी हड्डियां पुलिस को मिली है, जब उनको लेकर वो पूरे एग्जिबिट्स जो है वो एफएसएल को सौंपे जाएंगे और उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी, उसका डीएनए मैच किया जाएगा। जो बॉडी मिली है, श्रद्धा के पिता के जो ब्लड सैंपल लिए हैं उनसे मैच किया जाएगा, और अगर एक बार वो डीएनए सैंपल मैच कर गए तो पुलिस को ये साबित करना बहुत आसान होगा साइंटिफिक एविडेंस के ज़रिए कि श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है और हत्या करने वाला आफ्ताब है, जिसने पुलिस के सामने कबूलनामा किया है। और उसके अलावा जो कनेक्टिंग एविडेंस है, जिसमें जहाँ से फ्रिज खरीदा, जहाँ से आरी खरीदी, जिस डॉक्टर के पास गया, ये सारे कनेक्टिंग एविडेंस उसके साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद पुलिस जो है हत्या का, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि 302 यानी हत्या के मर्डर को जो है वो प्रोब कर रही है, वो जब साबित हो जाएगा तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी धारा 201 के तहत भी जो है वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये साबित ये समझना भी जरूरी है कि डीएनए सैंपल मैच होना कितना जरूरी है। प्रमोद और यशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस आफ्ताब की जिंदगी के पन्नों को भी पलट रही है। तहकीकात में श्रद्धा की हत्या का ड्रग कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ऐसे लोगों के साथ संपर्क में था जो कि नशे के आदी थे। आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल प्रदेश के तोश गांव घूमने गए। बताया जाता है कि तोश गांव में ड्रग्स के सौदागरों का बड़ा अड्डा है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब अपना ड्रग सिंडिकेट बनाना चाहता था। श्रद्धा मर्डर केस का ड्रग कनेक्शन। ड्रग सिंडिकेट बनाने की तैयारी कर रहा था आफ्ताब। लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी कराना चाहता था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फोन से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये खुलासा हो रहा है कि आफ्ताब ऐसे लोगों के संपर्क में भी था जो नशे के आदी हैं और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के लिए भी तैयार थे। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि जब उसने श्रद्धा की हत्या की उस वक्त वो गांजे के नशे में था, और यहाँ तक कि जब उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे उस वक्त भी वो गांजे का सेवन कर रहा था। पुलिस का शक इस बात से भी गहराया कि आफ्ताब ने दिल्ली में रहने के लिए महरौली इलाके को चुना था, जहां विदेशी मूल के लोग भी रहते हैं। इनमें से कई लोग नशे के आदी हैं। आफ्ताब की चैट से ये भी खुलासा हुआ है कि उसके साथ कॉल सेंटर में काम करने वाले कुछ लड़के और लड़कियां ड्रग्स की लत में डूबे हुए थे। आफ्ताब को लेकर ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि उसे नशे की लत थी। इसके लिए उसने श्रद्धा से पैसे भी उधार लिए थे। श्रद्धा की मां की मौत के बाद उसे नॉमिनी के तौर पर जो रकम मिली थी उस पर आफ्ताब ने कब्जा जमा लिया था। श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो श्रद्धा का उधार वापस नहीं कर रहा था। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश भी पहुंची। ये लोकेशन भी ड्रग्स एंगल से जांच के लिहाज से अहम है। ये खुलासा खुद आफ्ताब ने ही किया था कि वो श्रद्धा को ट्रैकिंग कराने के लिए हिमाचल के कुल्लू और तोश गांव लेकर गया था। बताया जाता है कि तोश गांव में चरस का अवैध धंधा बड़े पैमाने पर होता है। आरोप है कि ये ड्रग्स के वितरण का बड़ा अड्डा बन चुका है। दावा किया जाता है कि तोश गांव के कुछ लोग इसमें शामिल हैं और वो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने घरों में ही ठहराते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस की जांच में तोश गांव अहम कड़ी साबित हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आफ्ताब का श्रद्धा को मुंबई से इतनी दूर ऐसी जगह पर लेकर जाना क्या सिर्फ घूमने का टूर था, या इसके पीछे की वजह अपना ड्रग सिंडिकेट खड़ा करना था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ लिव इन में था, लेकिन उसके रिश्ते कई लड़कियों से थे। पुलिस को शक है कि वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स की तस्करी करवाना चाहता था, और शायद वो श्रद्धा को भी ड्रग पैडलर बनाना चाहता था। दिल्ली पुलिस आफ्ताब की जिंदगी से जुड़े सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है ताकि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।